स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 8.2 को हल करेंगे और इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों हम वर्धमान फलन की परिभाषा की बात करें तो वर्धमान फलन किसे कहते हैं। वर्धमान फलन की अगर परिभाषा लिखें तो कोई फलन f(x) विवृत अंतराल a, b यानी कि ओपन इंटरवल a, b में वर्धमान कहलाता है। वर्धमान कहलाता है यदि x1 से बड़ा हो x2 और दिस इम्प्लाइज fx1 से बड़ा हो fx2। अगर ये कंडीशन होती है या इक्वल भी आ सकता है ना, x1 लेस देन x2 और fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, या दूसरी तरफ से कहो तो x2 x1 से बड़ा है और fx2 fx1 से बड़ा है या बराबर है, तो हम उसको बोलेंगे कि फलन जो है वो हमारा वर्धमान है। ठीक है, तो अगर इसको हम, एक कंडीशन तो ये होती है वर्धमान फलन की, दूसरा होता है एक निरंतर वर्धमान फलन भी होता है। निरंतर वर्धमान फलन में क्या डिफरेंस है, उसमें इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले अपने इसको समझ लेते हैं। ग्राफ, अगर मैं इसको आपको ग्राफ से बताऊं तो यहाँ पे जैसे मैंने ये कोई x और y एक्सेस ले ली, ये आपका x और ये आपकी y एक्स है, x और y एक्स है। अगर मैं यहाँ पे कोई फलन बनाऊं, ये मेरा कोई f(x) फंक्शन है और इसका जो एंड पॉइंट है वो मान लिया कि मैंने a है, यहाँ से शुरू a से हो रहा है और इधर लास्ट पॉइंट इसका b है। अब यहाँ पे मैं कोई x लेता हूँ, ये जो अपने x1 और x2 लेते हैं वो बिलोंग करते हैं ओपन इंटरवल a, b से। इस a, b में से एक पॉइंट मैं यहाँ ले लूँ कोई x1 और दूसरा पॉइंट मान लो मैं यहाँ ले लूँ x2। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि इन a, x1, x2 और जो b पॉइंट है उसके साथ हमें y अक्ष पे fx1 इनके मान मिलेंगे। जैसे a इनपुट देने पे मुझे मिलेगा x1 इनपुट देने पे मुझे मिलेगा fx1 और fx2 इनपुट देने पे मुझे मिलेगा fx2 और ऐसे ही इसके सीध में आ जाएगा fb। तो यहाँ आपको क्या समझना है कि अगर आपका x2 x1 से बड़ा है तो हमारा जो fx2 है वो भी fx1 से बड़ा होना चाहिए वर्धमान कंडीशन के लिए, तभी तो ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बस इसमें यही ध्यान रखना है। ठीक है, और अब मैं बात कर रहा था निरंतर वर्धमान की। तो निरंतर, ये जो कंडीशन है सॉरी, ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये निरंतर वर्धमान का ही है। निरंतर वर्धमान
तो फिर सीधे वर्धमान का मतलब क्या है? सीधे वर्धमान का मतलब ये जो डायरेक्ट हमने सीधा वर्धमान निकाला है, इसका मतलब ये है कि ये मैंने कोई एक्स और वाई अक्ष ली। इसमें क्या होगा कि जैसे आपका फलन यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ ऐसे आ सकता है और फिर यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। मतलब ऐसे पॉइंट आ सकते हैं कि जैसे ये x1 x2 ऐसे पॉइंट इसके अंदर हो सकते हैं मौजूद, जहाँ पे आपका fx1 और fx2 जो है वो इक्वल आ जाए इस पोजीशन में। यहाँ पे अब आपका fx1 भी यही है और fx2 भी यही है, सेम ही है दोनों। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, ये केस आप देख रहे हो, अगर इक्वल टू की कंडीशन आ रही है, इसका मतलब जो हमारा फलन होगा उसको हम बोलेंगे वर्धमान फलन, वर्धमान फलन। और अगर x2 x1 से बड़ा है तो fx2 जो है वो x1 से बड़ा ही होगा, इक्वल टू नहीं आएगा, है ना। तो निरंतर वर्धमान की हम कंडीशन यहाँ लिखें तो उसके लिए आ जाएगा x1 से बड़ा है x2, दिस इम्प्लाइज fx1 से हमेशा ग्रेटर देन ही आएगा fx2। ये कंडीशन हो जाएगी निरंतर वर्धमान की। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम ह्रासमान फलन की अगर बात करें, पहले मैं आपको इसका ग्राफिकली मीनिंग बता रहा हूँ, बाद में हम इसको ट्रिक से भी करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक समझने से पहले हमें इसका ग्राफिकली मीनिंग भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट हम मतलब आप अपने जो दिमाग में जो ग्राफ बनेगा उससे भी आंसर जल्दी निकलेंगे। अब बात करते हैं ह्रासमान फलन की। ह्रासमान फलन, तो कोई फलन fx विवृत अंतराल a, b में ह्रासमान कहलाता है यदि, देखो x1 से x2 आपका बड़ा होगा, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा कि fx1 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा fx2 से, ठीक है, या इक्वल भी आएगा। सिंपल ह्रासमान फलन है तो उसमें fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 आ जाएगा। अब अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनेगा जैसे ये a x और ये y एक्सिस है ना। तो इसमें ग्राफ ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा ऐसे। अगर हम सिंपल ह्रासमान फलन ले रहे हैं तो ह्रासमान फलन में ऐसे आएगा, जैसे यहाँ से नीचे आ गया, है ना, यहाँ तक आ गया, फिर इधर चला गया, फिर वापस इधर आ गया, क्योंकि यहाँ इक्वल टू वाली कंडीशन भी बनेगी। ये समझ रहे हो, ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये मान लो आपका x1 पॉइंट है और ये आपका x2 पॉइंट है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे जैसे ये आपका इधर एफ ए आ जाएगा, ये आपका। अब अगर इक्वल टू की कंडीशन है तो कोई पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि दोनों बराबर ही आ जाए, fx1 बराबर fx2 भी आ सकते हैं इसके अंदर, और ग्रेटर देन भी हो सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन लागू होती है ह्रासमान, सिंपल ह्रासमान फलन के अंदर, ठीक है। ह्रासमान फलन। लेकिन अगर हम बात करें निरंतर ह्रासमान की, निरंतर ह्रासमान की,
तो इसकी परिभाषा भी सेम इसी प्रकार हो जाएगा कि कोई फलन जो आपका एफ एक्स है ओपन इंटरवल ए कोमा बी में निरंतर ह्रासमान कहलाता है। निरंतर ह्रासमान कहलाता है यदि x1 से x2 बड़ा है। दिस इम्प्लाइज fx1 हमेशा ग्रेटर देन आएगा fx2 से। इसका अगर ग्राफ हम बनाएं तो ग्राफ इसी प्रकार से बनेगा, बस इसमें ये है कि आपके अलग अलग पॉइंट आएंगे, fx1 fx2 एक जैसे नहीं होंगे। ये इस प्रकार से ऐसे नीचे आएगा। अगर ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट मेरा B है, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ x1, यहाँ लेता हूँ x2, तो अब देखो x2 जो है x1 से बड़ा है, x2 x1 से बड़ा है, लेकिन जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू आप देख सकते हो, ये आपका FB आएगा, इसकी सीध में आपका fx2 आएगा और इसकी सीध में आएगा fx1 आएगा और ये आपका FB आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि x2 x1 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर उल्टा हो रहा है, fx2 fx1 से छोटा है, ये fx2 जो है fx1 से छोटा है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब जो फलन है आपका वो निरंतर ह्रासमान है। आपकी एक्सरसाइज 8.2 के अंदर जो हम ह्रासमान और वर्धमान की बात करेंगे उसमें मैक्सिमम यह निरंतर ह्रासमान या निरंतर वर्धमान से ही इसका मीनिंग रहेगा। सिंपल ह्रासमान, सिंपल जो वर्धमान है उससे हम इस एक्सरसाइज में कम यूज करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर ये आपके जो ह्रासमान वर्धमान लिखे होंगे उसका मतलब निरंतर ह्रासमान और निरंतर वर्धमान से ही उसका मतलब होगा। अब ये तो हमने ग्राफ की सहायता से समझ लिया कि अगर कोई फलन जब हम मूल बिंदु से x की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम मूल बिंदु से x की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा ग्राफ कैसे जा रहा है, ऊपर अगर जा रहा है इसका मतलब फलन हमारा निरंतर वर्धमान है। और इसके ऑपोजिट यदि हम मूल बिंदु से जा रहे हैं इधर x अक्ष की तरफ, पॉजिटिव x अक्ष की तरफ जा रहे हैं और हमारे फलन का मान घटता जा रहा है ना, घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इसका मतलब फलन जो है वो निरंतर ह्रासमान फलन है। बस मोटा मोटा ग्राफ से तो यही हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों संभव नहीं है कि जो भी क्वेश्चन हमें दिया होगा उन सारों के ग्राफ हमें याद हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिर उसके लिए हम अवकलन का सहारा लेते हैं। तो अवकलन की बात करें तो हमें प्रमेय दे रखी है कि यदि कोई फलन, प्रमेय के अंदर हमें बता रखा है यदि कोई फलन जो f है वो क्लोज्ड इंटरवल यानी कि संवृत अंतराल क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b में संतत है तथा ओपन विवृत अंतराल यानी कि ओपन ब्रैकेट में a कोमा b में अवकलनीय है तब
दोस्तों अगर आपको क्लोज इंटरवल में संतत और अवकलनीय किस प्रकार से होते हैं, अगर ये चीज़ आपको अभी तक समझ में नहीं आई है तो आप हमने जो चैप्टर नंबर 6 के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके अंदर 6 नंबर चैप्टर की वीडियो देख करके कि फंक्शन जो है संतत कैसे होता है ना, वो आप वहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, आप वहाँ पे समझ सकते हो। अगर आपको पता है तो बढ़ते हैं आगे। जैसे यहाँ दे रखे कि कोई फलन समवर्त अंतराल में संतत है और विवर्त अंतराल में अवकलनीय है, तब हमारे पास ये रहेगा कि आपका जो f डैश x है, अगर f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो फलन हमारा कैसा होगा, और ये जो x है ये बिलोंग करेगा आपका a और b के अंदर, ठीक है। तब हमारा जो फलन होगा वो फलन वर्धमान होगा। f डैश हम कोई भी फंक्शन दे रखा होगा उसका हम सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, अवकलन करेंगे, और उस अवकलन की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाती है तो हम कहेंगे फलन जो है वो वर्धमान फलन है। सिंपल सा है। और अगर सेकंड कंडीशन है कि f डैश x लेस देन 0 आ जाए, जहाँ पे x बिलोंग करता है a b से, तो फलन फिर हमारा क्या होगा, ह्रासमान होगा। ह्रासमान फलन ह्रासमान फलन है, ठीक है। और अगर थर्ड केस में f डैश x इक्वल टू 0 आ जाए, जहाँ पे x बिलोंग करता है a और b के अंदर, तो फिर वो अचर फलन होगा। फिर वो फलन कैसा होगा, अचर फलन। ये प्रमेय के अंदर 3 कंडीशन हमें दे रखी हैं जो कि हमें याद रखनी है। इस ट्रिक को हम यूज में लेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें दोस्तों तो इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू x² अंतराल 0, में वर्धमान तथा अंतराल -∞, 0 में ह्रासमान है। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन ले लेते हैं f(x), और इस f(x) का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो मिलता है f डैश x इक्वल टू 2x। ये हमें f डैश x मिल गया। अब दोस्तों क्या करना होता है कि f डैश x को 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। f डैश x को 0 के बराबर रख करके इसको 0 करते हैं। 0 करने से फिर हमें 2x इक्वल टू मिलता है 0। तो यहाँ पे x बराबर आ गया 0। ये काम करते हैं हम, यानी कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए काम होता है ये वाला। यहाँ आप लिख भी सकते हो क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु के लिए, है ना। या क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, f डैश x को 0 के बराबर रख करके x की वो वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल गया कि x बराबर 0 मिल गया। तो अगर मैं रियल नंबर वाली लाइन लूँ तो उसके अंदर 0, ये x बराबर 0 वाला मान यहाँ पे रखूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा x² ग्राफ है, ये 0 इनपुट जब हम देंगे इसके अंदर, तो इस 0 इनपुट के ऊपर इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, ठीक है। तो अब हम इधर आपका नेगेटिव इन्फिनिटी होगा और इधर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। तो इस पूरी रियल नंबर लाइन को 0 ने 2 भाग में तोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर प्लस और माइनस के निशान निकालने हैं। तो जो हमारा f डैश x आया है, उस f डैश x के अंदर हमने कोई वैल्यू रखनी है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि -∞ से लेके और 0 के बीच का आप कोई भी मान इस f डैश x के अंदर रखोगे
है ना। तो आपको पता है कि जैसे अगर मैं -1 का मान, ये -1 वाला पॉइंट अगर इस f(x) में रखूं तो -1 पे इनपुट दूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा 2 और माइनस, यानी कि ये मुझे -2 मिला। तो हमें यहाँ क्या देखना है कि जब हम 0 से लेस देन कोई वैल्यू रख रहे हैं, 0 से लेस देन कोई वैल्यू रख रहे हैं तो हमें निशान जो मिल रहा है नेगेटिव, क्या मिल रहा है, हमें नेगेटिव साइन मिल रहा है। वैल्यू को नहीं देखना है, वैल्यू 2 मिल रही है, 5 मिल रही है, क्या मिल रही है, हमें साइन देखना है कि नेगेटिव साइन मिल रहा है तो हमें यहाँ नेगेटिव साइन लगा देना है। और उसके बाद दूसरा फिर हम क्या करेंगे, 0 से बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे। 0 से बड़ी आप कुछ भी वैल्यू रख दो, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे 2 रख दिया, तो x ग्रेटर देन 0 की कोई वैल्यू अपने जैसे 2 रख रहे हैं तो f'2 रखोगे तो आपको मिलेगा 2 और 2, ये आपको +4 मिला, यानी कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिली। तो यहाँ हमने निशान लगा लिया प्लस का। अब इस पूरे अंतराल को हमने देखा कि ये हमारे पास आ गया 2 पार्ट में, 0 ने पूरे को 2 पार्ट में तोड़ा था, है ना। तो जो प्लस वाला पार्ट है वो तो आपका वर्धमान का है और जो माइनस वाला पार्ट है वो आपका ह्रासमान का पार्ट है। तो हम अब वर्धमान और ह्रासमान को अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं कि जो वर्धमान का एरिया बनेगा, वर्धमान का एरिया कौन सा बनेगा, 0 से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक, है ना। 0 से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक आपका जो एरिया होगा वो वर्धमान का एरिया होगा। और ह्रासमान, ह्रासमान आपका है 0 और -इन्फिनिटी, यानी कि -इन्फिनिटी से लेके 0 तक का जो एरिया होगा वो आपका ह्रासमान का बनेगा। तो अब इसको आप लिखने का तरीका, है ना, लिखने का तरीका आप ऐसे लिख सकते हो कि f'(x) अंतराल -इन्फिनिटी टू 0 के लिए ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, इसलिए फलन जो आपका f(x) है वह इस अंतराल में ह्रासमान होगा। ये लाइन आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही सेम टू सेम इधर वाली लाइन आप वर्धमान के लिए लिख सकते हो। मेन चीज़ इसके अंदर हमें क्या करनी है, सबसे पहले फंक्शन लेना है, उस फंक्शन को हमें अवकलन करके f' निकालना है। f' का क्रांतिक पॉइंट ढूंढना है, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, 0 के बराबर रख करके, और उस जो भी क्रिटिकल पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएंगे, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 जितने भी होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। प्लस माइनस का निशान हमें डिसाइड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसमें से कोई वैल्यू उठा के यहाँ रख दो और पॉजिटिव नेगेटिव के साइन से आपको पता लग जाएगा कि जो एरिया पॉजिटिव का है वो वर्धमान का है और जो नेगेटिव एरिया है वो आपका ह्रासमान का है। और नहीं तो आप इधर से भी दिखा सकते हो ऐसे कि x<0 के लिए आपका f'(x) जो है वो नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये ह्रासमान है। x>0 के लिए f'(x) पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये वर्धमान है। ऐसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। बस आपको एरिया सही लेना है, प्लस माइनस निशान की सहायता से ये सही आएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना x1, x2 बिलोंग्स टू R है ना। तो हम लेते हैं यदि
x1 से x2 बड़ा है, तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि ax1 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा ax2 से। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इसका मतलब जो फलन है वो आपका ह्रासमान है। अतः फलन fx जो है a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए ह्रासमान है। ह्रासमान है क्योंकि ये जो a की पावर x वाला आपका फंक्शन होता है इसमें उल्टा होता है। जैसे a की पावर ये चीज़ बढ़ेगी है ना, तो वो क्या है, घट जाता है उल्टा। जैसे a की पावर x छोटा है और ये a की पावर x, ये जो x की पावर a की पावर जैसे ये बढ़ेगी ना, तो इस फंक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि अब हम x2 जो है x1 से बड़ा कर रहे हैं, तो और इधर उल्टा आ रहा है, ax1 ax2 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये ह्रासमान फलन है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो बस ऐसे लिखना है और ये प्रूफ हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 326 में दे रखा है कि सिद्ध करो कि फलन जो है वो वर्धमान है। तो हम इसमें कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अगर थर्ड ही क्वेश्चन ले तो फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू log sin x, जहाँ पे x बिलोंग करता है 0 से लेके π/2 के अंदर। अब इसको हमें प्रूव करके बताना है कि फलन आपका जो है वो वर्धमान आना चाहिए। तो सबसे पहले f(x) फलन ले लिया, इसका डेरिवेशन कर दिया, तो log x का हो जाएगा 1/sin x और sin x का हो जाएगा cos x। ठीक है, ये हमें f' जो है मिल गया, f' का मान मिल गया cos x बटा sin x। तो ये यहाँ पे फंक्शन जो आपका बन गया f' cot x, है ना। और cot x का फंक्शन हम जानते हैं कि आपका यहाँ जो इंटरवल हमें दे रखा है, इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से लेके π/2, है ना। 0 से लेके π/2 के इंटरवल में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो इस क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब इसमें कोट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये f' भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि अंतराल 0, π/2 में कोट x पॉजिटिव होता है। अतः जो आपका f' आएगा वो हमेशा धनात्मक ही आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा। तो इसका मतलब क्या है, f(x) फंक्शन आपका वर्धमान फंक्शन है, वर्धमान फलन है। बहुत सिंपल है, ऐसे करके ये आप लिख लोगे। इसके साथ वाले क्वेश्चन आप करके देखना, हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में हमें दे रखा है सिद्ध करो कि फलन जो है वो ह्रासमान है। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 7 ही ले लेता हूँ। फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस x बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि फलन क्या है, ह्रासमान है। तो सबसे पहले हम f' निकालें, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x²। ठीक है, और x का आ जाएगा 1। अब इसको मैं एक बार लघुत्तम लेके सॉल्व करूँ, 1 प्लस x², तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट इसका सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मुझे मिला माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 माइनस 1 तो आपस में कैंसिल हो गए थे। तो अब मुझे यहाँ पे एफ डैश एक्स मिल गया। और एफ डैश एक्स कैसा है, आप इसको अगर ध्यान से देखो तो देखो x का आप कोई भी इनपुट दो, इस x के अंदर आप कोई भी इनपुट दो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, इस x के अंदर आप कोई भी इनपुट दो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारा इतना पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा, लेकिन आगे माइनस होने की वजह से इसका जो मान है वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि फलन जो है वो ह्रासमान है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू R के लिए f डैश x हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होता है, हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होता है। अतः एफ एक्स ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। क्वेश्चन नंबर 11 से 14 के अंदर आपको फलन वर्धमान है या ह्रासमान है ये अपने आप निकालना है, ठीक है। प्रूफ नहीं करना है, पता लगाना है अपने आप कि फलन ह्रासमान है या वर्धमान है। तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 और 7 का तो 0 हो गया। अब इसमें से अगर आप कुछ कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 में कॉमन लूँ तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ये मुझे मिल गया, ये एफ डैश एक्स। अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना, क्रांतिक बिंदु ज्ञात है ना, ज्ञात करते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स को 0 रख देते हैं। तो ये आपका जो भी आया है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू हम क्या कर देंगे 0। अब ये जो आपके गुणनखंड रखे हैं इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं, इस बहुपद के क्या करने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। तो गुणनखंड आपको निकालने आते होंगे कि बाह्य पदों का गुणा किया तो कितना बन रहा है 6। अब 6 के ऐसे टुकड़े करो कि बीच में आपका 1 बन जाए। तो 6 के टुकड़े 3 और 2 हो सकते हैं, 3 और 2 6 बनते हैं, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बन रहा है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इसके टुकड़े जो बनेंगे वो 3 और 2 बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x है ना। 3 और 2 रखेंगे, निशान 2 और 3 में बड़े वाले यानी कि जो x का निशान है माइनस वो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसके सामने रखेंगे। 3 के सामने रख दिया और अब उनको घटाना है इसलिए 2 का निशान प्लस रख दिया। अब इनमें से अपने कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने की प्रोसेस आपको आती है। x कॉमन लिया तो x माइनस 3, फिर 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास टुकड़े आ जाएंगे x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। ये हमारे पास अब
इसके गुणनखंड आ गए। अब इस गुणनखंड का मतलब क्या है कि 6 तो आपका 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब या तो x -3 0 के बराबर होगा या x + 2 0 के बराबर होगा। इसका मतलब एक तो x का मान मुझे मिलेगा 3 और एक मिलेगा x का मान -2। तो इसे मैं सबसे पहले इस नंबर लाइन पे लिख लेता हूँ। एक तो मिलेगा -2, एक मिलेगा 3। इन दो क्रिटिकल पॉइंट ने पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, ये -∞ से लेके -2 तक और 3 से लेके इधर +∞ तक। अब मैं जो ये आपका ये जो हमने गुणनखंड निकाले हैं, ये गुणनखंड हमारे क्या है, f' के ही हैं, है ना। तो इसमें कोई वैल्यू आप पुट करके देख सकते हो कि आपको कैसा मान मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले -2 और 3 के बीच का कोई मान रखता हूँ। -2 और 3 के बीच मैं जानता हूँ कि 0 इसके बीच में आता है ना। तो जैसे ही मैं अगर 0 यहाँ रखूँगा तो देखो निशान मुझे कैसा मिलेगा, 0 रखने पे 0 -3, 0 + 2, ये आपका -3 और 2, है ना। ये 6 आपका प्लस का है, 3 आपका माइनस का है, 2 आपका प्लस का है। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो निशान आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, है ना। इनकी वैल्यू पे नहीं जाना है, सिर्फ निशान देखना है। निशान कैसा मिला, नेगेटिव, यानी कि ये बीच वाला पार्ट मेरा नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से जब मैं -2 से कोई छोटा मान इधर का रखूँगा, है ना। -2 का छोटा मतलब आप -5 मान लो, 2 से छोटा आप -5 को यहाँ होगा। -5 अगर यहाँ रखेंगे तो आप देख सकते हो -5 और -3, ये निशान आपका जो है वो माइनस का बनेगा, ये निशान माइनस का आएगा। और माइनस का यहाँ भी ब्रैकेट में माइनस का आएगा, जो भी है ना, इस 1 को हटा दो, माइनस आएगा। और 6 तो आपका प्लस का है ही। इन दोनों का मल्टीप्लाई होके ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वाला जो एरिया है मेरा, ये एरिया प्लस का होगा। ऐसे ही 3 से जब बड़ी वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो 3 से बड़ी वैल्यू रखने पे हम देख सकते हैं कि 3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव होगा, इधर वाला पॉजिटिव है ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया भी हमारा कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। इस प्रकार के प्लस माइनस के निशान लगाने से ही आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक का एरिया जो है वो वर्धमान में आएगा और कहाँ से कहाँ तक का एरिया हमारा ह्रासमान में आएगा। रही बात लिखने की, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि वर्धमान के लिए, है ना, वर्धमान के लिए आप यहाँ पे अंतराल दे सकते हो कि कितना अंतराल आ रहा है, -∞ से लेके 2, जो एरिया आ रहा है -∞ से लेके -2 तक का, और फिर 3 से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक का। तो इसको यूनियन कर देते हैं ऐसे, 3 से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक, ये एरिया आपका वर्धमान का होगा। और ह्रासमान के एरिया आपके पास कौन सा आएगा, ह्रासमान के एरिया आ जाएगा -2 से लेके 3 तक, -2 से लेके 3 तक। तो ये आपके हो गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, जो एग्जाम्पल नंबर 15 दे रखा है बिल्कुल उसके जैसा ही है, आप वहाँ से उसको देख करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) tan इनवर्स sin x + cos x अंतराल 0, π/4 में वर्धमान है। ये हमें प्रूफ करना है। तो f(x) ये फंक्शन दे दिया हमें tan इनवर्स के अंदर। हालांकि ये आपके सिलेबस में आने वाला नहीं है, क्योंकि
ये प्रतिलोम फलन का सवाल है। प्रतिलोम फलन वाला आपके सिलेबस से हटाया हुआ है कोरोना की वजह से। तो अब इसका अपने अवकलन करेंगे तो कैसे आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स एक्स का ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स का अपने करेंगे तो आएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा। इसको मैं सही करके लिखूं तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर आ जाएगा इधर, और इनका अपने होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। ऊपर वाला एक बार ऐसे ही लिख दूं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है कि इसका मान क्या होता है, 1 होता है। 1 और 1 ये बन जाएगा 2 प्लस ये एक तरह से साइन 2x की आइडेंटिटी बन रही है, साइन 2x, ठीक है। अब ये जो हमें f डैश एक्स का मान मिला, f डैश एक्स इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 2x। इसको अगर दोस्तों ध्यान से आप देखो तो ये जो साइन 2x का मान है, साइन का मान आप जानते हो कि क्लोज इंटरवल में -1 से लेके 1 के बीच में होता है। अगर ये -1 में चला भी गया तो इस 2 की वजह से नीचे वाला एरिया तो आपका सारा पॉजिटिव रहने वाला ही है। अब डिसाइड करेगा ये ऊपर वाला एरिया कि ऊपर वाले में नेगेटिव आ सकता है या नहीं, है ना। तो हमें जो कोण दिया है वो कोण हमें दिया है 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4, π/2 नहीं π/4 दिया है। तो इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हो कोस और साइन के जो मान है हमारे पास, हम जानते हैं कि जो साइन एक्स का 0 पे 30 पे और 45 पे, है ना। 0 पे साइन का मान 0 होता है, 30 पे आपका 1/2 होता है, इस पे 1/√2 होता है। कोस एक्स का 0 पे मान 1 होता है, यहाँ पे √3/2 होता है, और ये 1/√2 होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो इनके मानों के अंदर कि 0 से लेके π/4 के अंदर कोस का मान जो है हर केस के अंदर साइन से बड़ा है। जब यानी कि कोस वाले मान में से साइन वाला मान घटाओगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, है ना। √3/2 जो है वो 1/2 से ज़्यादा है, तो यहाँ भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, और ये आप घटाओगे तब आपको 0 मिलेगा, है ना। लेकिन हमें एंगल क्या रखना है, π/4 को इंक्लूड नहीं करना है, इससे छोटा एंगल लेना है। तो इसलिए हम ये तो ले नहीं सकते, इससे लेस देन लेना है, 45 डिग्री से कम एंगल लेना हमने इधर। तो इसका मतलब ये एरिया क्या आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स, अंतराल आप दे सकते हो यहाँ पे, अंतराल 0 ओपन ब्रैकेट में 0 से लेके π/4 में हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। इसलिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा 2 प्लस साइन 2x का मान
भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अतः सिद्ध होता है कि आपका जो फलन f(x) है वह 0,π/4 के लिए वर्धमान फलन होगा। वर्धमान फलन होगा। तो इस प्रकार से आप ये सारे सवाल कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।